बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को वन बाय वन कवर करते जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हमने पाकिस्तान अफेयर्स को जो है इन डिटेल स्टडी कर लिया, और उसमें आप लोगों के टेस्ट भी हो गए, डिफरेंट लेक्चर्स का टेस्ट भी हो गया, जो आपको एमसीक्यूज असाइन किए उसका टेस्ट भी हो गया। होप सो आपने जो है पाकिस्तान अफेयर्स पे अपनी जो ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उर्दू का। उर्दू का जो सब्जेक्ट है ये पीपीएससी के पेपर में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में 10 मार्क्स की जो है आती है। हम देखते हैं कि डिफरेंट सीटें अनाउंस होती हैं जो जनरल नॉलेज बेस्ड होती हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसमें असिस्टेंट की सीटें हैं। असिस्टेंट किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीटें आती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीटें आती हैं, एंड सो ऑन। या इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की समटाइम सीटें आती हैं, कुछ कुछ जो हैं वो क्लर्क्स की सीटें आती हैं, इवन के असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल तक की भी सीटें आती हैं, और उनमें उन्होंने रिक्वायरमेंट जनरल नॉलेज का पेपर मांगा होता है। तो उसी जनरल नॉलेज के पेपर में एक हिस्सा जो है वो उर्दू का होता है, जिसके आम तौर पे 10 मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम पास्ट पेपर 2022 वाले उनके से थारोली उनको देखें, तो उसके अंदर हमें नजर आता है कि 10 नंबर की उर्दू होती है। और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि हम जो है बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, इस्लामियात हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उनकी ऊपर ग्रिप हासिल करते रहते हैं, लेकिन उर्दू के ऊपर हम बहुत कम तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से जो मार्जिन होता है हमारे मार्क्स का वो उल्टा, बल्कि नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको पता है पीपीएससी में तो चूज करते हुए हम तुक्के लगा देते हैं, और वो उल्टा जो कुछ हमारे पॉजिटिव नंबर आने चाहिए वो और 2-3 नंबर और माइनस हो जाते हैं, हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स में से नंबर आते हैं उनमें से भी। आल्दो मैं उर्दू का कोई मतलब वो तो नहीं हूँ कोई प्रोफेसर वगैरह या लेक्चरर वगैरह, लेकिन हमें जनरल नॉलेज के अंदर इतना ही जरूरी होता है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ही टच देना होता है। हमें स्पेसिफिकली कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़नी होती। तो उर्दू के अंदर जिन पोर्शंस में से पेपर आता है, मैं आपको उन पोर्शंस के बारे में से गाइड कर दूंगा कि इन इन पोर्शंस में से जो है वो पेपर आमतौर पे पूछा जाता है, और हमें किन सोर्सेज को कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर उर्दू के ऊपर हमारे जो है 3 से 4 लेक्चर होंगे। इसमें मेरी मेहनत कम और आप लोगों की मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो तो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर क्रैमिंग बेस्ड हैं, जिसको आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा। सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम है कि बहुत सारी चीज़ों को हमें रट्टा लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स के नाम जैसे वो पूछ लेता है, ठीक है, तो बुक्स के नाम हमें वो डेफिनेटली बानो कुदसिया की कौन कौन सी किताबें हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-3 किताबें जो मशहूर हैं उसका तो आप लोगों को भी पता होगा। राजा गिद्ध है, हवा के नाम है, हासिल घाट है। इसी तरह जो है सादत हसन मिंटो की कुछ बुक्स हैं, अनारकली, आतिश वारे, बुरके, ठीक है, जो मशहूर मशहूर बुक राइटर्स हैं। अशफाक अहमद है, अहमद नदीम कासमी है, ठीक है, उनकी बुक्स के आपने नाम याद करने होते हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पोर्शंस को आपने जो है इसके अंदर हिट करना होता है। तो पहले लेक्चर से हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस पेपर्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक सुपरफिशियल आइडिया हो जाए एग्जामिनर की अप्रोच का, कि वो जनरल नॉलेज के पेपर में उर्दू का जो पोर्शन है 10 मार्क का, वो कहाँ कहाँ पे ज्यादा हिट करता है। तो देखिए क्वेश्चन 1 की तरफ देखिए। मकड़ा और मक्खी की नज़में, ये बच्चों के लिए एक बुक है, उसमें मकड़ा और मक्खी की नज़में हैं, इकबाल के किस मजमुआ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 1 बांगे तरह से वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, मतलब बुक का नाम पूछा जा रहा है। फिर ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है। ब्लैक एंड व्हाइट ये एक जो है ईडियम है, एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है तहरीरी तौर पे। काइंडली गिव मी दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे ये चीज लिख के दो। देखने में तो ब्लैक एंड व्हाइट लगता है, सफेद और स्याह, अगर उर्दू में तर्जमा कर दिया जाए, लेकिन सफेद और स्याह जो है वो एक ईडियम है,
जिसका मतलब होता है तहरीरी तौर पे। मुझे ये चीज तुम ब्लैक एंड व्हाइट में दो, इसका मतलब है मुझे ये तहरीरी तौर पे लिख के दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 3, मसाबकत का मतलब क्या है। तो मसाबकत का मतलब है मुकाबला। मतलब यहाँ पे वो कुछ उर्दू के लफ्ज भी हमसे पूछ सकता है, जिसका वो हमसे मतलब पूछ ले कि फलां उर्दू के वर्ड का मतलब क्या है। जिन लोगों ने तो आमतौर पे उर्दू मीडियम से पढ़ा होता है, उनकी कुछ ना कुछ उर्दू बेहतर होती है, या उन्होंने मतलब उर्दू की बुक्स जो प्योरली इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उनके लिए उर्दू का ज्यादा मुश्किल हो जाती है उर्दू को क्रैक करना, क्योंकि मतलब समझना ही उनके लिए पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, सब कुछ सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें थीं कि पिन्हा हो गई। ये एक शेर है, कुछ ये वर्सेस दी हुई हैं पोइट्री की, उसके बारे में पूछा हुआ है ये किसका जो है किसने ये वर्सेस लिखी। तो उसका आंसर है गालिब, मिर्जा गालिब का ये जो है पोइट्री है। तो इसका मतलब है वो हमसे कुछ हमें वर्सेस दे सकता है पोइट्री की, और उसका हमसे जो है राइटर का नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, टोबा टेक सिंह किसकी तसनीफ है। ये एक बुक है टोबा टेक सिंह, और नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये सादत हसन मिंटो की लिखी हुई बुक है। इसी तरह बुक के हवाले से अगर हम देख लें तो कुछ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट 5-6 इस तरह के राइटर्स हैं उर्दू के अंदर, जिनकी बुक्स का अल्टरनेटिवली किसी ना किसी पेपर में पूछ लिया जाता है, जिनमें बानो कुदसी आ जाती हैं, अहमद नदीम कासमी आ जाते हैं, सादत हसन मिंटो आ जाते हैं, इशफाक अहमद आ जाते हैं। इनकी बुक्स के नाम जो हैं अल्टरनेटिवली हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसी पेपर में देखें कि ऊपर इकबाल के मजमुआ, जहरी बात है बुक ही टाइप हो गई ना उनकी, बांगे दरा, उसका पूछ लिया गया। फिर नीचे टोबा टेक सिंह, इस बुक का पूछ लिया गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, तो हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि तवील का मुतजाद क्या है। मुतजाद कहते हैं अपोजिट को, एंटोनिम को। तो तवील का मुतजाद है अरीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर कलम करना एक मुहावरा है, तो इसका क्या मतलब है। वो 4 ऑप्शन दे रहा है, पगड़ी उतारना, तजीमो तकरीम करना, सर पर लिखना, या सर काट देना। तो सर कलम करना का मतलब होता है सर काट देना, ये भी एक मुहावरा है। तो पीछे भी हमने देखा एक मुहावरा उसने पूछा हुआ था। फिर एक बुक है, उर्दू की आखिरी किताब, ये बुक का नाम है। ये मतलब नहीं कि उर्दू की आखिरी किताब किसी ने लिख दी है और उसके बाद किताबें नहीं आ रही उर्दू की। ये एक बुक है जिसका नाम है उर्दू की आखिरी किताब। उसके वो राइटर का, मुसन्निफ का नाम पूछ रहा है। तो उसके राइटर हैं जी इब्न इंशा। 4 ऑप्शन दिया मैं, उनमें से जो राइट आंसर है वो है इब्न इंशा। नेक्स्ट वो पूछता है, मुंशी कंवल किशोर ने उर्दू की खिदमत किस मैदान में की। और 4 ऑप्शन है, नावल लिखा उन्होंने, नावल नवीसते, अखबार नवीसते, अखबार लिखते थे, तिबाते कुरान पाक करते थे, या अदबी तारीख लिखते थे। तो इसका राइट आंसर है अखबार नवीसी करते थे, अखबार लिखने के अंदर इनका नाम है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3-5 करना। ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है जिसका वो मतलब पूछ रहा है। और 3-5 का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, तुम मेरे साथ 3-5 ना करो। तो आजकल तो मतलब प्योर उर्दू वैसी खत्म हो गई है, जिस तरह कोई बोलने वाला हो, कोई शायद ही कोई बुजुर्ग मिल जाता हो जो प्योर उर्दू बोलता हो। हमें तो अब बल्कि उर्दू बोलते हुए सम टाइम जो है कुछ अल्फाज वो इंग्लिश के अंदर आ रहे होते हैं, उनका उर्दू तर्जमा नहीं आ रहा होता कि उसको उर्दू में बयान किस तरह करना है, क्योंकि मिक्सचर हो गया ना हमारी लैंग्वेज का। हमने कुछ जो है वो उर्दू के अंदर पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटीज में जाके टोटली जो है वो इंग्लिश के अंदर हमारे कोर्सेज हो गए, उर्दू से बिल्कुल ही नाता टूट गया। तो वो बस हम में ना इंग्लिश प्रॉपर आई ना उर्दू प्रॉपर आई, हम कहीं दरमियान में लटक के रह गए ना। तो नेक्स्ट देखिए, पाक का मुतजाद क्या है। ये तो इजी ऐसा एक एमसीक्यू है, नापाक। फिर देखिए नेक्स्ट, नाकाबिले माफी गुनाह कौन सा है। हमें पता है कि शिर्क करना एक ऐसा गुनाह है जो कि नाकाबिले माफी है, बाकी गुनाहों की तो माफी मिल सकती है, लेकिन शिर्क की
अल्लाह ताला के साथ जो है किसी और को जो है शरीक ठहराना, शामिल करना। शिर्क का मतलब होता है कि किसी को शरीक करना, शामिल करना, तो इसकी जो है वो माफ़ी नहीं है। तो ये हमने जो है कुछ एमसीक्यूज़ को देखा थारोली। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो उर्दू के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ एरिया हैं, जहाँ से एग्ज़ामिनर पेपर बनाता है। 10 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो आम तौर पे वो 8 से 9 एरियाज़ को हिट करता है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, कुछ तो हमने एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर लिए या देख लिए, कुछ मैं आपको और भी एरियाज़ बताता हूँ जिसमें से एग्ज़ामिनर ज़्यादातर जो है वो पेपर सेट करता है। तो एक तो उर्दू ज़ुबान का इर्तिका या ओरिजिन ऑफ उर्दू। उर्दू ज़ुबान जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, और इसके अंदर वो जस्ट लाइक इस तरह के एमसीक्यू पूछ लेता है, उर्दू ज़ुबान का मतलब क्या है? या उर्दू ज़ुबान जो है वो किस दौर के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई? या इसके अंदर सम टाइम वो कुछ चीज़ें ऐसी भी पूछ लेता है कि उर्दू के पहले शायर कौन थे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? पहला जो सबसे पहले नसर किसने लिखी, सबसे पहले नज़्म किसने लिखी, सबसे पहले जो है वो मज़मून किसने लिखा, ठीक है? इस तरह के उर्दू लैंग्वेज जो है उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ है बेसिकली हमारे इधर। ये ज़ुबान जो है जनूबी एशिया की ज़ुबान है, साउथ एशिया की। साउथ एशिया ये जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान, ईरान, और इसी एरिया में बोली जाती है ना उर्दू ज़ुबान। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ुबान कौन-सी बोली जाती है? आप बता सकते हैं आप लोग? दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन-सी ज़ुबान बोली जाती है? फिर नेक्स्ट देखिएगा कदीम शोरा और जदीद शोरा। शायर जो होते हैं, पोएट्स जो होते हैं, मेरे तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा बहुत उर्दू का प्रॉब्लम आ सकता है, जो जैसे प्योर उर्दू तो नहीं मैं बोलता। पंजाबी तो हरगिज़ नहीं है। चाइनीज़ और इंग्लिश के अंदर जो है वो आता है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होती है। कुछ सोर्सेज़ कहते हैं कि इंग्लिश है और कुछ सोर्सेज़ कहते हैं कि चाइनीज़ है। लेकिन जो मेरी रिसर्च और मैंने जो देखा है वो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, और 1-2 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया, पीपीएससी तो की नहीं प्रोवाइड करता, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी प्रोवाइड कर देता है, जिनके ये पेपर होते हैं एएसएफ के, एफआईए के, आईबी के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं। तो उसमें भी वो चाइनीज़, एक पास पेपर में भी ये क्वेश्चन है, तो उसकी जो की है उसमें आंसर चाइनीज़ दिया हुआ है। अच्छा, ओल्ड पोइट्स और उनकी वर्सेस के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे ओल्ड ओल्ड पोइट्स के अंदर हमारे आ जाते हैं मीर दर्द मीर हैं, मीर तकी मीर हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं। जब उर्दू का स्टार्ट हो रहा था, तो उस टाइम के जो पोइट्स थे, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। उनके कुछ वर्सेस दिए होते हैं, कुछ शेर दिए होते हैं और पूछ लिया जाता है ये किसका शेर है? तो आपने आइडेंटिफ़ाई करना होता है। या उन जो शायर हैं, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पूछी आपसे जा सकती है। सिमिलरली जो है वो आपसे जदीद पोइट्स, जदीद शोरा, उनके बारे में पूछ लेता है। जदीद शोरा में जैसे आप देखते हैं वसी शाह है, या परवीन शाकिर हैं, अहमद फैज़ हैं। ये मतलब पाकिस्तान बनने के बाद के ही जो हैं वो पोइट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है पोएट्री वगैरह करते रहे हैं। तो ये इनको हम कंपैरेटिवली मतलब पाकिस्तान बनने के बाद वाले जो पोइट्स हैं, उनको हम इसके अंदर कर लेते हैं, और इन पोइट्स की ना सिर्फ शायरी के कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अशार के बारे में पूछ लिया जाता है, और बल्कि साथ में जो है वो इनके कुछ रेलेट इनकी इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल फैज़ अहमद फैज़ को कौन-सा जो है अवार्ड मिला, ठीक है? उनको लिनन अवार्ड भी मिला हुआ है, आदमजी अवार्ड भी मिला हुआ है। अब ये सारी चीज़ें बेसिकली अब हमने कोई इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक कोई बड़ी-बड़ी बुक्स उठा लें पोएट्री की और उर्दू लिटरेचर को खंगालना शुरू कर दें। तो इसके लिए कुछ सोर्सेज़ होते हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है। उर्दू को कवर करने के लिए कुछ सोर्सेज़ होते हैं, और वो मैं आपको सोर्सेज़ प्रोवाइड भी करूँगा। साथ में 2-3 दिन हमारी डिस्कशन भी जारी रहेगी उर्दू के ऊपर, और आप में से जो जितना एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा उस दौरान उन डेज़ में जितना स्टडी कर लेगा, वो उसको उतना ज़्यादा जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और जो बस इस चीज़ पे रहेगा कि बस ये लेक्चर सुन लिया है और शायद लेक्चर सुनने से ही
जो हैं वो 80+ मार्क्स आ जाएंगे, तो इस तरह नहीं होगा। मैंने आपको बारहा कहा है कि डेली के 4 to 6 आवर जो हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। 4 to 6 आवर पढ़ के आप 2 से 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं। घंटों की तादाद कम कर लें तो महीनों की तादाद आप ज्यादा कर लेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। आप जो है वो 2 घंटे पे आ जाएंगे तो महीने आपके 6 हो जाएंगे। आप डेली का 1 घंटे के ऊपर आ जाएंगे, और कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ डेली पढ़ने की। 1 घंटे पे आ जाएंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल हो जाएगा। एक एवरेज माइंड के बंदे के लिए यही एक तरतीब होती है जनरल नॉलेज का पेपर क्रैक करने के लिए। जैसे अब आप, अगर मैं उर्दू आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली का 4 घंटे आप पढ़ लें, 3-4 दिन में उर्दू को आप कवर करके साइड पे रख देंगे। हाँ, सोर्सेज की बात हो रही थी। तो सोर्सेज की जो मैं बात कर रहा था, देखें, मैं आपको 4 तरह के सोर्स बताता हूँ। उनमें से आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपका क्या कैलिबर है और आप कितना पढ़ सकते हैं। जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज आपने खुद सेट कर लेनी है। एक तो बुक है जीके स्मार्ट स्टडी। ये कारवान वालों की एक बुक है स्मार्ट स्टडी, और हर सब्जेक्ट पे है इनकी। सिमिलरली इनकी उर्दू के ऊपर भी बुक है स्मार्ट स्टडी कारवान वालों की। मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। 60 से 70 पेज हैं इसके। डेफिनेटली उर्दू के तो पेज भी इस तरह के होते हैं कि एक पेज होगा तो उस पे उर्दू का पहला शायर कौन है, उर्दू जदीद नज़म का बानी कौन है, पाकिस्तान की पहली खतून शायर कौन है, पहला सफरनामा कौन सा है। तो वो एक पेज पढ़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या उसको याद करने के अंदर। ठीक है, तो टोटल वैसे 70 पेज हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही इनको पढ़ा जाएगा। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है उर्दू को थॉरोली के, उसके नंबर हमेशा अच्छे हैं, 10 में से 8-9 नंबर आ जाएं, तो उसको ये बुक में रिकमेंड करूंगा कि ये पूरी बुक उसको पढ़ लेनी चाहिए। ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। 3-4 दिन है, उसके अंदर जितनी मैक्सिमम बुक हो सके वो उसको आप कवर करें। दूसरा ये है कि जैसा कि शुरू के अंदर बताया था कि जीके एनसाइक्लोपीडिया बुक होती है एक, शायद आप में से कुछ लोगों के पास हो भी। जीके एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें 8-9 सब्जेक्ट सारे ही दिए होते हैं। उनमें जो पोर्शन दिया होता है उर्दू का पोर्शन, 30 सफ़ों का होता है, 30-35 सफ़ों का उर्दू का पोर्शन, उसको आप कवर कर लें। ये है कि जो पूरी बुक नहीं पढ़ सकता, जिंदगी में और बड़ी सारी मसरूफियात हैं, तो उसको सेकंड ऑप्शन ये है कि वो जीके एनसाइक्लोपीडिया, अगर बुक है तब भी ठीक है, नहीं बुक तो मैं आपको इसकी भी फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। वो 35 पेजेस जो उस बुक के अंदर से हैं उसका प्रिंट निकाल लें। अगर आपसे मतलब सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ा जाता, अगर आप लैपटॉप या मोबाइल पे पढ़ सकते हैं तो उसको मोबाइल के ऊपर भी पढ़ा जा सकता है। दूसरा सोर्स ये हो गया। अब आते हैं तीसरे सोर्स की तरफ। उम्मीद है कि पहले 2 सोर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप भूल चुके होंगे, और आपकी कोशिश होगी कि सर जो तीसरा चौथा सबसे आखिरी वाला सोर्स बताए ना, जो सबसे आसान सोर्स हो, उसकी तरफ हम जाएं। तो तीसरा सोर्स ये है कि आपके पास पीपीएससी की इम्तियाज शायद की में भी पॉसिबल के इम्तियाज शायद की आपके पास बुक हो। पास पेपर्स जो होते हैं उसमें हर पेपर में 10 एमसीक्यूज, हर में नहीं होते, कुछ के अंदर उर्दू नहीं भी आती। समटाइम ऐसा भी हो जाता है वो कंप्यूटर पूछ लेता है, उर्दू नहीं पूछता, जान छूट जाती है, लेकिन मोस्टली पेपर्स में उर्दू होती है। तो उसमें जो पास पेपर्स के एमसीक्यूज है ना, 10-10, हर पेपर में 10-10, उनको देख लिया जाए। और आमतौर पे रिपीट हो भी जाते हैं। अभी वैसे 1-2 सालों से पीपीएससी ने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया है, और ना रेपिटेशन के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। यही वजह है कि पीपीएससी का मेरिट जरा नीचे आता है, 50-55 तक के ऊपर जाता है। जो एफपीएससी के पेपर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन है। एवरीडे साइंस के पेपर आप पास करें तो उसमें से काफी सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। आप जो है और भी डिफरेंट पोर्शंस देखते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, तो रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। इधर थोड़ी सी रेपिटेशन कम है, लेकिन आल दो ये पिछले सालों में जब से इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया था, पीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया था ना 2019 के आखिर में, जब वो पेपर आउट होने का स्कैंडल बना था, कि जो एमसीक्यू का डेटा बैंक है वो लीक हो गया था इनका तहसीलदार के पेपर के दौरान। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगी ये बात। तहसीलदार का पेपर लीक हो गया था, यूएसबी के अंदर जो एमसीक्यूज होते थे जहां से पेपर बनता था वो कई लोगों के पास आ गए थे, तो फिर पीपीएससी ने अपना डेटा बैंक ही चेंज कर दिया। लेकिन पिछले 3 सालों से तो वही डेटा बैंक बार बार वो कंप्यूटर में जो एमसीक्यूज होते हैं उसको कुछ शफल मारते हैं, कुछ जो एग्जामिनर जाता है वो खुद बना लेता है, तो एक पेपर सेट हो जाता है। तो रिकमेंडेड ये है कि 2020, 21 और 22, ये पिछले 3 सालों में जो
पास पेपर है उसके आप जो है हर पेपर में 10-10 एमसीक्यूज होते हैं, उसको जो है आप लोग याद कर लें। और नंबर 4th सोर्स ये है कि आप लोग जो हैं वो मैं आप लोगों को कुछ एक ये भी फाइल, मैं चारों किस्म के सोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हर बंदा अपने कैलिबर के मुताबिक देख ले कि उसके पास कितना टाइम है और उसने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। फोर्थ सोर्स ये है कि कुछ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं, वो तादाद में किसी फाइल में मतलब 500 होते हैं, किसी में 600 होते हैं। वो आपको एक फाइल प्रोवाइड कर दें जिसमें वो ज्यादातर मतलब जिनका पूछ लेता है नामों का, ठीक है, मुहावरे ज्यादातर पूछ लेता है, वो 500-600 आप तैयार कर लें तो चलें, एक आपको आइडिया हो जाता है और कुछ उनमें से एमसीक्यूज रिपीट होने के चांस भी हो सकते हैं। तो ये चारों सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें से फिर आप चारों फाइल्स के डिटेल स्टडी करने के बाद आप देख लीजिएगा कि आपको उनमें से किसको कवर करना है। और कुछ ऐसी फाइलें होंगी, ये वाली 4 फाइलें तो ऐसी होंगी ना जो आपके लिए ऑप्शनल हैं कि एक बंदा करना चाहे तो कर ले, नहीं करना तो ना करे। वो करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे से उससे याद आया, वो ये समटाइम सवाल पूछ लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए एक बंदा जाता है या किसी दोस्त के पास जाता है तो वो चाय पीता है। अब वो चाय पीने के बाद अगर गिलास कप को सीधा रख देता है तो इसका मतलब होता है कि मुझे चाय चाहिए, थोड़ी सी चाय मुझे और डाल दो। अगर वो उस कप को उल्टा रख देता है तो इसका मतलब होता है बस मुझे चाय नहीं पीनी। ऐसे अगर कप को सीधा रखता है तो इसका मतलब है थोड़ी सी चाय और डाल दो। उल्टा ये एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ वो उल्टा रख दे जो ना पिए वो उल्टा रख दे, इसका मतलब ये है कि उसने चाय नहीं पीनी। एक बंदा है वो जाता है और कप को इस तरह से रख देता है साइड पे, ऐसे ही। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर चाय पड़ी हुई है तो दे दो और अगर खत्म हो गई है तो रहने दो। तो इसी तरह जो है मैंने जो आपको ये चारों फाइलें प्रोवाइड करनी है उनका मकसद ये होगा कि कर सकते हैं तो कर लें, नहीं करनी तो ना करें। लेकिन साथ कुछ 3-4 दिन में कुछ एमसीक्यूज मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करूंगा जो आपने करनी है, जिनका मैंने आप लोगों से टेस्ट लेना ही लेना है। वो आप लोगों ने तैयार करने हैं और उसका मुझे जब उर्दू के हमारे लेक्चर्स एंड हो जाएंगे तो उन लेक्चर्स का आप लोग मुझे टेस्ट देंगे। जस्ट लाइक उसमें एक फाइल है जिसमें बुक्स के नाम है, ठीक है, वो 100 के करीब बुक्स हैं। तो 100 के ग्रुप बुक्स को आपने थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बानो कुसिया की उसमें 4-5 किताबों के नाम है, तो बानो कुसिया की सारी बुक्स आप एक तरफ नाम लिख लें, किसी पेज के ऊपर वन पेजर बना लेना। जैसे राजा गिद्ध है, आसमान वजूद है, हवा के नाम है, हासिल घाट है, इस तरह की कुछ इसकी बुक्स हैं, ठीक है। जो अहमद नदीम कासमी की जो बुक हैं, आबले है, आंचल है, दरो दीवार है, दवाम है, रिमझिम है, ये 5-6 बुक्स हैं अहमद नदीम कासमी की, इनको एक तरफ आप करके लिख लेंगे। तो इस तरह से और कुछ बुक्स हैं जिनके बार बार, जैसे टोबा टेक्सिंग अभी पिछली मैंने आपको दिखाया, उसका आ जाता है। ऐसी कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनका रिपीटेडली वो पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, तो उनके नाम आप याद कर लेंगे। फिर कुछ और इस तरह से नेक्स्ट डे में आपको एक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें 100 से 150 के करीब एमसीक्यूज होंगे जो आपने याद करनी होगी। तो कुछ हम इस तरह से तैयार कर देंगे और जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा माइल होगा, कुछ टाइम है और वाकई सीरियस है, वो बाकी फाइलें जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको भी देख लेगा। अच्छा आगे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट हो रहा था और फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, उर्दू ग्रामर। अच्छा उर्दू ग्रामर में से भी जो है वो काफी सारे जो है ना पूछे जाते हैं। जैसे जस्ट लाइक इंग्लिश ग्रामर होती है, हम पढ़ते हैं ये सेंटेंस क्या है या डिफरेंट उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, प्रेपोजिशन कौन सा है। सिमिलरली उर्दू के अंदर भी एक ग्रामर है जिसको हम मतलब भूल चुके हुए हैं। लेकिन अब है ये कि पीपीएससी के ये डिमांड है कि आपको उर्दू के ऊपर भी ग्रिप हासिल होनी चाहिए उसकी बेसिक्स के ऊपर। अब वो होती बड़ी आसान आसान और बेसिक पूछी होती है लेकिन हमें वो वर्ड ही उनका मतलब ही नहीं आ रहा होता। जैसे पास पेपर से मैं गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देखा उसमें मतलब है वो हरूफ जो सवाल करने के आखिर पे इस्तेमाल हो। एक एमसीक्यू ऐसा था, जब कोई हम सवाल करते हैं
और उसके आखिर में मतलब सवालिया निशान लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उसको उर्दू में वैसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे जुमलों को इस्तफहामिया जुमले कहा जाता है, इस्तफहामिया। सिमिलरली वो हरूफ जो खुशी गमी का इज़हार करने के लिए ज़ाहिर हों, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स, अलास, हुर्रा, वाओ। इसी तरह उर्दू में भी कुछ लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अफसोस, ठीक है। तो जो खुशी और गमी का इज़हार करें ऐसे जो होते हैं वर्ड्स, उनको कहा जाता है फजाइया, ठीक है। सिमिलरली वो पूछ लेता है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की गई हो, उसको हमद कहते हैं। जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो, वो नात होती है। जिसमें अल्लाह ताला के नेक बंदों की तारीफ बयान की जाए, उसको मनकबत बोला जाता है, मनकबत। तो इस तरह से कुछ जो है वो उर्दू ग्रामर भी पेपर के अंदर आपसे पूछ ली जाती है, जो बेसिक बेसिक्स होती है। उर्दू ग्रामर के ऊपर मैं आपको लेक्चर भी दूंगा, जो इसके अंदर डिफरेंट इसम होते हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा, ठीक है, तलमी किसको कहते हैं, या इस टाइप के जो भी वर्ड्स हैं ना। सिमिलरली नेक्स्ट जो है, एक मिनट में आप लोगों की अटेंडेंस भी नोट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जी, इसके अलावा जो है फर्स्ट राइटर एंड नेम ऑफ राइटिंग्स पूछ लिया जाता है कि जो उर्दू की राइटिंग्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिसमें उन राइटिंग्स में उर्दू ड्रामा भी आ जाता है, नॉवल भी आ जाता है, सवाने उमरी भी आ जाती है, किसी की लाइफ पे लिखना, जो जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या बायोग्राफी कहते हैं, सवाने उमरी, आप बीती, खाका, ये डिफरेंट टाइप के जो हैं पीस ऑफ राइटिंग्स हैं उर्दू के अंदर। तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि उर्दू का सबसे पहला ड्रामा कौन सा था, ठीक है। ये एक ड्रामा था इंदर सबा, और आगा हसन अमानत ने ये लिखा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रामा कौन सा था, ड्रामे का क्या नाम था, और इस ड्रामे का राइटर कौन सा था उर्दू में। ये 8 से 10 किस्म की जो है राइटिंग्स हैं, जिसमें ड्रामा आ जाता है, नॉवल आ जाता है। नॉवल ये बड़ी दफा पूछ लिया जाता है, उर्दू के पहला जो नॉवल है वो किसने लिखा, डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था, मिरातुल उरूस नाम से। तो नावल किसने पहला लिखा है, स्वाने उमरी का नाम क्या है जो सबसे पहले लिखी गई है, या उसके राइटर का नाम क्या है। आप बीती सबसे पहले कौन सी थी लिखी गई उर्दू जुबान में, और उसका राइटर कौन था। उर्दू का पहला शायर कौन सा, पहला सफरनामा कौन सा था। तो इस तरह से जो है वो आपसे चीजों को पूछ लेता है। नंबर 6 पे देखें, वो मुहावरों का मतलब हमसे पूछ लेता है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा, ब्लैक एंड वाइट के अंदर वो दे रहा था कि ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब है। एक इडियम है, एक मुहावरा है, या सर मंडलाते ही ओले पड़े। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बाद में कुछ मैं आपको ये मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा और इसको डिटेल में भी हम स्टडी कर लेंगे, इसका क्या मतलब है, ठीक है। या वो मुहावरा समटाइम ऐसा करता है, आधा मुहावरा पूछ लेता है, बता देता है, और दरमियान में फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता है। आम के आम, डैश के दाम, ठीक है। अब जिसने तो ये उर्दू की थोड़ी बहुत तैयारी की होती है, या पढ़ा होगा, या मुहावरों को बार बार पढ़ेगा। अब ये जितने पोर्शन है ना, ये मैंने इधर आपको 10 पोर्शन मेंशन किए। आपको इन 10 पोर्शन को अलहदा अलहदा से तैयार करना पड़ेगा, फिर ही जाके आपकी जो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर ग्रिप हासिल होती है। और एक दफा जब आपकी ग्रिप हासिल हो जाती है ना, फिर जब भी जो शुरू में चीजें मुश्किल लगती हैं, डेफिनेटली जब पहली दफा आप पढ़ रहे होते हैं या चीजों को कवर करना शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज, लेकिन जब एक दफा आप कर लेते हैं तो फिर चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप जब पास पेपर भी पढ़ते हैं, वो भी आपको काफी उसके अंदर से पॉइंट लगता है कि ये पड़ी पड़ी चीजें हैं ना। तो मुहावरे इसी तरह मैंने आपको बताया, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। वो इस तरह के आप लोगों से पूछ लेता है। वो इस तरह भी पूछ सकता है, उसके अंदर कोई फिल इन द ब्लैंक छोड़ दे, एक वर्ड जो है उसको निकाल दे,
और आपने वो फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना हो। और वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि वो मुहावरा पूरा ही लिखा हो और उसका आपसे मतलब पूछ ले कि इसका बेसिकली मतलब क्या है उर्दू के अंदर। फिर नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता है खतबात और अलकाबात ऑफ राइटर्स। अब ये जितने राइटर्स हैं उनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जैसे हमने जो है अभी डिफरेंट को डिस्कस किया, तो जो राइटर्स वगैरह के नाम लिए, उनके कुछ अलकाबात हैं, उनको आपने याद करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अवामी शायर किसको कहा जाता है? कौमी शायर का तो हमें पता है ना, कौमी शायर तो हमारे जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। तो वो आपसे पूछ लेता है अवामी शायर किसको कहते हैं। या वो जो है आपसे पूछ लेता है कि रोमानवी शायर किसको कहते हैं, रोमांटिक पोइट्री उर्दू के अंदर किसने जारी की। तो अवामी शायर जिस तरह नज़ीर अकबर आबादी हैं, ये भी बड़ा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है जो वो आपसे पूछता है। और रोमानवी शायर अख्तर शरानी, ये आपको मैं एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ। मुसव्वरे गम किसको कहते हैं? तो ये पूरी एक लिस्ट होती है, 60-70 नाम एटलीस्ट आपको याद करने होते हैं, जिसके अंदर आप इनके अलकाबात वगैरह याद करते हैं। नेक्स्ट 8वां पोर्शन जो वो आपसे पूछता है जुमलों की गलती निकालना, सेंटेंस को करेक्ट करना। सेंटेंस करेक्शन वो आपसे दे सकता है कि वो ऊपर पूछ ले के नीचे दिए गए जुमलों में से कौन सा जो है वो जुमला ठीक है। तो उसके अंदर गलतियां जो हैं बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं। मुज़क्कर मोनस की गलती हो सकती है, कोई लफ्ज जो है वो मुज़क्कर मोनस और उसने उधर जो है उसके साथ जो वर्ब एग्रीमेंट है, उसका फेल का जो उसके साथ एक तल्लक है, उसको थोड़ा सा का है की जगह की है लिखा हुआ हो, तो उसको आपने ठीक करना होता है और पिन पॉइंट करना होता है इनमें से सही जुमला कौन सा है। या इमला की गलती हो सकती है, ग्रामर की गलती हो सकती है कि कोई वर्ड जो है वो उसने गलत लिखा हो उसमें, जैसे अस्सलामुअलैकुम हम लिखते हैं, उसके अंदर किसी चीज का इजाफा कर दे, वो वाओ का या पेश का जेर का, आपने ठीक वाला उसमें से बताना हो कि अस्सलाम वालेकुम लिखते किस तरह से हैं। तो इसके लिए भी जो जुमलों की गलती निकालना के लिए होता है, आपको जो है वो फाइल में प्रोवाइड भी करूंगा अगले लेक्चर में। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू भी मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि आपने ये चीजें कहाँ कहाँ से तैयार करनी है। तो थोड़ी सी ये है कि इसमें ना आपको हिम्मत करनी होगी, पड़ेगा, क्योंकि पोर्शन काफी ज्यादा हैं जिनको कवर करना है। और ये पोर्शन ऐसे हैं जिनको कुछ को तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन कुछ को आपको एज इट इज खुद से करना पड़ेगा, पूरी वो फाइल आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर पोइट्री की बेसिक्स समटाइम वो पूछ लेता है, जैसे ये हम पोइट्री बेसिक्स के जो वर्ड हैं, ये हम इसको एज ए ग्रामर भी ले सकते हैं। जैसे उर्दू की ग्रामर होती है, इसमें नकरा, इसमें मारफा, या जो है इस्तफामिया जुमले, फजाइया जुमले, ठीक है, ज़रफ़े ज़मा, ज़रफ़े मकान, ये कुछ वर्ड्स होते हैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, लेकिन उर्दू प्योर के अंदर थोड़े से हमें ये मुश्किल लग रहे होते हैं कि पता नहीं क्या वर्ड बोल रहे हैं। एक दफ़ा जब सिर्फ हम पढ़ लेते हैं तो हमें समझ आती है, यार अच्छा ये इंग्लिश के फलां वर्ड की वो बात कर रहा है, प्रॉपर नाउन उर्दू में ये कहलाता है जो है, और कॉमन नाउन उर्दू के अंदर ये कहलाता है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रामर, पोइट्री की भी ग्रामर होती है। जैसे काफिया हो गया, काफिया किसको बोलते हैं, रदीफ किसको बोलते हैं। एक आपके सामने पोइट्री की वर्सेस दी हुई हैं, उसके अंदर से जो है काफिया कौन सा है, रदीफ कौन सा है, मतला कौन सा है, मक्ता कौन सा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है शेर, वो मतला हो जाएगा, और मक्ता जहाँ पे शेर एंड हो रहा है वो मक्ता कहलाएगा। इस तरह की चीजें। और नेक्स्ट जो है 10 नंबर पे वो ये है मुतजाद और मुतरादिफ, वो आपसे पूछ सकता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है, जिसको हम उर्दू में एंटोनिम और सिनोनिम बोलते हैं कि किसी वर्ड का मतलब क्या है या उसका अपोजिट क्या है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स के अंदर भी दो लफ्ज देखे थे, तूल का वो पूछ रहा था अर्ज है, ठीक है। इस तरह से वो आप चीजों के मायने भी पूछ सकता है। तो ये जी हमारे 10 पोर्शन होंगे जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो इनमें से अगर हम ओरिजिन ऑफ उर्दू देख लें कि उर्दू की इब्तदा किस तरह से हुई, तो बेसिकली
क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका हमें ओरिजिन भी पता होना चाहिए कि उर्दू जुबान यहाँ पे बरसगीर की ही जुबान है ना, यहाँ पे ज्यादा बोली जाती है। तो स्टार्ट भी ये यहीं से हुई थी। इसकी जुबान बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एरिया है, ये पाकिस्तान का और इंडिया और बंगाल का, इंडो पाक रीजन, यहाँ पे डिफरेंट ट्रैवलर्स आते थे, डिफरेंट लोग जो हैं, जैसे इधर से अफगानिस्तान के लोग आते थे, तुर्क लोग आते थे, सेंट्रल एशिया से लोग आते थे, चाइनीज जो हैं वो मंगोल लोग यहाँ पे आते थे, अरबिक कंट्रीज से लोग यहाँ पे आना शुरू हुए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम वगैरह हैं, या कुछ सहाबा कराम वगैरह की भी कहा जाता है कि इस तरफ आमद हुई थी। तो वो लोग जब यहाँ आते थे तो डिफरेंट जुबानें बोलते थे। कोई अरबी बोलता था, कोई तुर्की बोलता था, कोई फारसी बोलता था। और इस एरिया में, ये एरिया क्योंकि रिच था, यहाँ पे ज़राअत जो है वो ज्यादा थी। शुरू में आपको पता है एग्रीकल्चर का जमाना था, इंडस्ट्री और ये रेवोल्यूशन और मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया वगैरह तो टेक्नोलॉजी का यूज अब आया है ना, ये 1920 और 21st सेंचुरी की इजाद आता है। उससे पहले ज्यादा फोकस होता था एग्रीकल्चर वगैरह की तरफ, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहाँ पे ज्यादा है। तो उन एरियाज को फतह करने की कोशिश की जाती थी। कभी कोई वहां पे कंकरर आ जाता था, फातेह आ जाता था, जस्ट लाइक हम तारीख में देखते हैं अलेक्जेंडर भी इस तरफ आया। फिर जैसे हमने पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़ा था कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम भी आया है, महमूद गजनवी भी आया है, मोहम्मद गोरी भी आया है। फिर इवन के तुर्क लोग, जैसे सेंट्रल एशिया स्टेट से मुगल बादशाह जो आए थे, वो सेंट्रल एशियन स्टेट से उसका आया था ना, सबसे पहले जहीरुद्दीन बाबर आया था। तो वो जब यहाँ आते थे डिफरेंट लोग, तो वो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। अब उन लैंग्वेजेस से मिल के एक नई जो है लैंग्वेज का, जुबान का इर्तिका अमल में आया, वजूद अमल में आया, ओरिजिन अमल में आया। एक दूसरे को बात पैगाम देने के लिए जब वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे, तो एक नई जुबान निकलती गई। और आहिस्ता आहिस्ता वो नई जुबान यहाँ पे राइज होती गई। और उर्दू जो वर्ड है वो भी, उसका मतलब होता है लश्कर। उर्दू जो वर्ड है उसका बेसिकली मकसद जो है लश्कर है, कि डिफरेंट जो ग्रुप हैं वो आके कहीं बैठे और आपस में बातचीत शुरू कर दें। तो यहाँ पे बेसिकली जब पीछे 11वीं सदी से ही, 12वीं सदी से ये इर्तिका होना शुरू हो गया था, एक नई लैंग्वेज, लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का जरिया, आपस में वर्ड बोलने का जरिया। लेकिन प्रॉपरली जो ये जुबान है वो मुगल के दौरों में, जो मुगल बादशाह थे उनके दौर में इस्तेमाल होने लग गई कोर्ट्स के अंदर। पहले यहाँ पे फारसी जुबान बोली जाती थी, जो कोर्ट की जुबान होती थी वो फारसी जुबान होती थी। जो उससे पहले हिंदी होती थी, क्योंकि हिंदू रहते थे। फिर यहाँ पे जो है डिफरेंट मुसलमानों की गवर्नमेंट आने लग गई, मुगल बादशाह आने लगे, तो पहले वो यहाँ पे फारसी जुबान यूज करते थे। लेकिन उनके पास जब डेलीगेशन आते थे डिफरेंट, फिर जंगें होती रहती थी डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से, जिसमें तुर्क लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नई एक जो है अरेबिक लोग आते थे, तो नई जुबान मार्ज वजूद में आ गई, जिसको उर्दू का नाम दिया गया। ये देखिए, उर्दू जो जनूबी एशिया में, मतलब कि साउथ एशिया की ये जुबान है। साउथ एशियन कंट्रीज आपको पता है, सार्क कंट्रीज, इनकी तादाद 8 है आमतौर पे। इन कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, अ, ये वाला जो एरिया आ जाता है। और तकरीबन 500 साल पहले आज से हम अगर लगा लें, तो यहाँ पे ज्यादा तुर्की, अरबी और फारसी जुबानें बोली जाती थी। उनके अमलगामेशन से, उनके मिलने से एक नई जुबान वजूद में आ गई, जिसको उर्दू का नाम दे दिया गया। और उर्दू जो वर्ड है वो बेसिकली तुर्की जुबान का लफ्ज है, टर्किश लफ्ज है, जिसके मायने है लश्कर या लश्करगाह के। मुगल बादशाहों के दौर में प्रॉपर इसको जो है एक लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। और जो कोर्ट है, बादशाहत के जो असूल हैं, वो यहाँ पे उर्दू जुबान से चलना शुरू हो गए। उर्दू जुबान को डिफरेंट अदवार में डिफरेंट नामों से भी पुकारा गया है। इसको कई लोग हिंदी भी कहते थे,
हिंदुस्तानी भी बोलते थे क्योंकि ये हिंदुस्तान का एरिया था, इंडिया का एरिया था, तो उसको हिंदुस्तानी। दक्कनी जुबान भी, गुजराती भी, और रेख्ता नाम भी, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है रेख्ता। ठीक है। और बाद में फिर प्रॉपरली इसको नाम देना शुरू कर दिया कि नहीं जी ये जो है उर्दू जुबान है। अभी भी कई यूरोपीय जो मुसन्निफ हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो उर्दू को हिंदुस्तानी जुबान कह के पुकारते हैं। फिर उर्दू जुबान के ऊपर जब मुगल लोगों का दौर खत्म हो जाता है, मुगल बादशाहों का, और मुगल बादशाहों का आपको पता है तख्ता जो उलटते हैं वो आके ब्रिटिश उलटते हैं। और हमारा जो आखिरी मुगल बादशाह होता है वो बहादुर शाह जफर टू होता है। और यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना निज़ाम संभाल लेती है, और यहाँ पे फिर वो लोग इंग्लिश जुबान को राइज करना शुरू कर देते हैं। उर्दू जुबान सप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर फिर सर सैयद अहमद खान का बड़ा रोल है उर्दू जुबान की तरवीज और फरोग के अंदर। सर सैयद अहमद खान जो हैं एक रसाला भी निकालते हैं, रसाला तहजीबुल अखलाक। उसके अंदर वो उसका इंग्लिश वर्जन भी शाया करते होते हैं और उर्दू वर्जन भी शाया करते होते हैं, ताकि जो है यहाँ के जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन उनके दरमियान गैप ना रहे, जो अंग्रेज आ गए हैं यहाँ पे और जो मुसलमान हैं उन लोगों के दरमियान। और फिर जो है डिफरेंट इसी अदवार में काफ़ी सारे राइटर्स वगैरह आ जाते हैं जो इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये नज़ीर अकबर आबादी वगैरह हो गए, आपके अख्तर शरानी हो गया, राशिदुल खैरी हो गया, और ये जो हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं, ये लोग भी फिर उर्दू के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक हो गया लैंग्वेज। दूसरा पोर्शन है हमारे पास ओल्ड पोइट्स का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सम टाइम जो है कुछ वर्सेस दे दी जाती हैं, और उसका आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो वर्सेस हैं, पोइट्री है, ये किसका शेर है बेसिकली। तो अगर हम ओल्ड पोइट्स में देख लें कुछ एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें मीर तकी मीर आ जाते हैं, मीर दर्द आ जाते हैं, और गालिब आ जाते हैं। ये तीन एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, वैसे तो काफी सारे शायर हैं। तो इनके कुछ हम शेर देख लेते हैं। जैसे मेरे, पहले देखें मीर तकी मीर का शेर है। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। देखें क्या बात कह गया। ये मीर तकी मीर का शेर है। इस तरह जो इम्पोर्टेंट शेर हैं बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, वो आप लोगों के जो 9th 10th क्लास के अंदर भी हम उर्दू पढ़ते थे। ठीक है। और वहां बल्कि रेफरेंस के तौर पे भी शेर लिख दिया करते थे। तो उस तरह के शेरों का आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि ये किस शायर का शेर है। फिर देखिए ख्वाजा मीर दर्द हैं। वो कहते हैं मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। ठीक है। फिर ख्वाजा मीर दर्द का और शेर देखें। नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, गिला तब हो अगर तूने किसी से भी नवाई हो। सही टॉन्ट लगा रहे हैं कि बेवफा कह रहे हैं वो उसको, अपने महबूब को। गुड हो गया। फिर गालिब कहता है फकत एक का होने में ही हुस्न बंदगी है गालिब, जो रोज किबला बदलते हैं वो बेदीन होते हैं। तो ये कुछ जो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको तीन चार जो वर्सेस हैं पोइट्स की वो यहाँ दिखाई हैं, कि इस तरह से वो किसी भी पोइट का नाम, किसी भी पोइट की जो है वर्सेस देके उससे शायर का आपसे नाम पूछ सकता है। फिर लास्ट आज जो हम बस देखते हैं कुछ स्लाइडें, फिर बाकी पोर्शन हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। न्यू पोइट्स ऑफ उर्दू, जो न्यू शायर हैं, जो फेमस हैं। आमतौर पे फेमस जो बहुत ज्यादा होते हैं ना अ, शेर, वही पूछे जाते हैं। वो कोई इस तरह नहीं करता कि बहुत डीप जाके आपसे पूछ ले। और अगर बहुत ज्यादा ही डीप जाके पूछ ले तो वो सबके लिए ही मुश्किल होगा ना, सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जितने भी एग्जाम में लोग अपेयर हो रहे होंगे वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो न्यू शायरों में अगर हम देखें तो फैज अहमद फैज हैं,
नासिर काज़मी हैं, परवीन शाकिर हैं, इसके अलावा जो हैं वसी शाह हैं। इनके भी जो हैं हम 2-2 शेर देख लेते हैं। परवीन शाकिर का देखें, आपको परवीन शाकिर के बारे में पता भी होगा, ये सीएसपी थी बेसिकली और किसी की मोहब्बत में मारी हुई थी और इनका एक्सीडेंट के अंदर इनकी बेसिकली डेथ हो गई थी। और एक एग्जाम में तो ये बैठी थी ये मुकाबले के, तो इन्हीं की ज़ात के ऊपर आ गया था कि तज्जिया लिखें, परवीन शाकिर की ज़ात के ऊपर ही आ गया था। तो ये देखिए, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी, यही बात, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। ये इनकी एक बुक है, खुशबू, उसके अंदर से दिया हुआ है। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में, जो है खुशबू किसका मजमुआ है शायरी का, तो परवीन शाकर का है। अब परवीन शाकर की जैसी मोटी मोटी 2-3 बुक्स हैं, उनके आपको नेम पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखें, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये भी सही इश्क की मारी में थी। ये देखिए पीछे इनकी आपको पिक्चर भी नजर आ रही है। तो ये हैं जी परवीन शाकिर। एक उनका और भी बड़ा वो मशहूर सा शेर था, कोई 9th 10th में पढ़ते होते थे, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। इस तरह का भी इनका कोई हो सकता है वर्ड आगे पीछे हो, लेकिन इस तरह का भी इनका एक शेर था। तो इस तरह के 9th 10th की कोई उर्दू की बुक्स बुक्स खंगालें, उसमें से शेर व शायरी शुरू करें, या कोई आपकी 9th 10th और 11th 12th की जवानी के ज़माने की कोई डायरी पढ़ी हो पुरानी, जिसमें शेर व शायरी लिखी पड़ी हो, उसको निकालें ताकि आपकी जो है ना उर्दू बेहतर हो। फिर जी ये फैज अहमद फैज, ये ड्यूरिंग द पाकिस्तान जब क्रिएट हो रहा था, पाकिस्तान की क्रिएशन के वक्त के शायर हैं, और जब इनके ऊपर 1-2 इल्जामात भी लगे थे एक कॉन्स्पिरेसी केस में। ये भी एमसीक्यूज में आता होता है, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर किसको गिरफ्तार किया गया था, तो वो फैज अहमद फैज को गिरफ्तार किया गया था। बेसिकली ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बंदे थे, रशियन आइडियोलॉजी के। और हमारे मतलब हम शुरू से अमेरिका की जब से पाकिस्तान क्रिएट हुआ है 1950 1951 में, जब एक तरफ अपना झुकाव डालना था, या अमेरिका या रशिया, या न्यूट्रल भी रह सकते थे। न्यूट्रल हम रह नहीं सकते थे, हमें पैसों की जरूरत थी। इंडिया न्यूट्रल रह से रहा था, तो हमें तो पैसों की जरूरत होती है, तो हमने अमेरिका की तरफ अपना झुकाव डाला था। तो ये रशियन लोगों के लिए थोड़ा सा काम करते रहे थे, तो इनको इस जो है केस के अंदर, साजिश का एक केस इनके खिलाफ बना था, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। उसके अंदर इनको जो है ना जेल में भी डाला गया। बाद में इनको अवार्ड वगैरह भी दिए गए, आदमजी अवार्ड भी दिया गया, रशिया की तरफ से भी एक अवार्ड इनको दिया गया, लीलन अवार्ड। ये एमसीक्यू के पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि फैज अहमद फैज को कौन कौन से अवार्ड दिए गए। तो इनका देखिए पहला शेर, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो ये किसका शेर है जी? फैज अहमद फैज का। ये एक नॉवल भी है, आप लोगों को पता हो, गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। ये एक नॉवल भी है, किसका लिखा हुआ है? ब्लर है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज तो ब्लर नहीं है ना। जल जो चले तो जहाँ से गुजर गए, किसका नॉवल है? निम्रा अहमद का है मेरा ख्याल, महा मलिक है या निम्रा अहमद है, निम्रा अहमद का है गालमन। इसके ऊपर ड्रामा भी था बना हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है। कि शायर कहता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, वो मेरी बातों में वो बात थी ही नहीं, जो अगला बुरा बना के बैठ गया। शायद सेल्फ असम्पशन की हो, कैसे होगा वैसा होगा। तो ये जी कुछ आ जाते हैं आपके जदीद शायर, जिसको हम कह सकते हैं जदीद शोरा, जिद्दत पसंदी पसंदी की शायरी, जिनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो इन पोर्शंस को आपने जो है वो कवर करना होता है। अभी आज के लिए मैं आपको ना दूंगा लेक्चर की फाइल के साथ साथ कुछ बुक्स के नाम, तो आपने वो बुक्स के नाम याद करने हैं।
120 प्लस हैं बुक्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम। आपने याद करना है कि ये फलां फलां बुक किस राइटर की लिखी हुई है। तो 120 होते काफी सारे हैं, लेकिन उसमें आप एक वन पेजर बना लें, अपने पास कोई डायरी बना लें जिसमें आप डेटा लिखते हैं। तो उसमें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट हेड बना लें कि फलां ऑथर ने ये 5-6 नावल लिखे हैं, फलां ऑथर ने ये 5-6 नावल लिखे हैं, तो वो आपका एक पेज पे भी समराइज हो सकता है बुक्स के नाम। लेकिन चीजें तभी हैं करने से हैं जब आप करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। पहले ये अज्यूम कर लेंगे कि यार चीजें हैवी बहुत है, मेरे से नहीं होनी, तो फिर मामला जो है मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन आप बाकी जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ये चीज सोच लेंगे तो आप कर गुजरेंगे। तो आपको मैं इंशाल्लाह फाइल भी प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का आपका तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो। चलें, ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अल्लाह हाफिज जी।